नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 75 हो चुकी है। 3 और नए मरीज आए हैं कोरोना के। कोरोना की स्थिति और प्रवासियों को लेकर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 50 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से जा चुके हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 66% है। मुख्य सचिव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में ये आंकड़े साझा किए। उन्होंने कहा, प्रवासियों के आने से उत्तराखंड में लोग डरे नहीं। राज्य ने पूरी तैयारी की है। 9,810 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। अब तक 70,000 लोग अन्य राज्यों से उत्तराखंड वापस लौट चुके हैं और राज्य में आने के लिए 2,10,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। रेल बसों से लोगों को तेजी से लाने का सिलसिला भी जारी है। अन्य देशों में फंसे उत्तराखंड के 40 लोगों को भी वापस लाया गया है। वापस लौट रहे सभी प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया है और राज्य में मनरेगा के 12.5 से ज्यादा कार्य शुरू हो चुके हैं। राज्य में अब तक 5,000 उद्योगों को अनुमति दी गई है। 28 मिलियन यूनिट तक बिजली की मांग बढ़ गई है उत्तराखंड में। क्योंकि संख्या में लोग वापस आ रहे हैं, कहीं कहीं इस प्रकार की आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि संभवतः इनमें कोई संक्रमण हो। तो मैं बता दूं कि इसके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। हमारे पास 9,810 आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं और अगर कोविड पेशेंट अगर 1,041 आते हैं तो हमारे पास 1,041 पेशेंट के लिए कोविड बेड्स भी हैं और ज़रूरत पड़ने इसकी संख्या को हम और भी बढ़ा सकते हैं। 236 बेड हमारे ऐसे हैं जो कि आईसीयू के लिए हैं। जैसा आपने देखा है कि आईसीयू में जाने की नौबत बहुत ही छोटे प्रतिशत में पड़ती है, तो हम उस हिसाब से हमने व्यवस्था की हुई है और अगर आवश्यकता पड़े भविष्य में तो हम इसे फर्दर बहुत कम समय में बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की योजना हमारे पास है। दूसरे राज्यों में जाने वालों की संख्या वो 14,000 से अधिक है, 14,282। तो लगभग 70,000 लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग 14,000 से थोड़े अधिक वो इस राज्य से जा चुके हैं और इसके साथ ही एक बड़ा मूवमेंट हुआ था एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। तो उसके संबंध में जो सूचना हमारे पास है वो 62,000 से अधिक, लगभग 63,000 का फिगर है। तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए हैं। फ़हीम जुड़ गए हमारे साथ में। फ़हीम, क्योंकि विस्तृत जानकारी दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उत्तराखंड के क्या कुछ हालात है, क्या कुछ इंतजाम किए गए, कितना पंजीकरण अभी तक है और प्रवासियों को लगातार उत्तराखंड में लाने का सिलसिला किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा और क्या कुछ खास मुख्य बातें रही इस दौरान? एक बात तो बहुत साफ है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनमें पंजीकरण कराया है और अभी बड़ी तादाद में आ भी चुके हैं पूजा, उन सबको एक किसी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना तो बहुत मुश्किल काम है और उस तरह की व्यवस्थाएं, उसकी बहुत ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत है जो कि अभी नहीं संभव है, उनमें समय लगेगा करने में। लिहाजा यही वजह है कि उन सबको अपने अपने गंतव्य पर चेकिंग के बाद भेजा जा रहा है और आगे भी अभी ये जारी रहा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन आ रही है अलग अलग राज्यों से, वो प्रवासियों को लेकर के बसों से भी आ रहे हैं, अपने वाहनों से भी आ रहे हैं। तो बड़ी तादाद है, 70,000 के करीब जैसे बताया है कि पहुंच चुके हैं और अभी और भी आना है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और चूंकि इसके मद्देनजर जो संक्रमितों की संख्या है उसको लेकर के भी उसी तरीके की संभावना है, जिसे लगातार हम बता भी रहे हैं। और आज भी 3 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और वो तीनों की तीनों हिस्ट्री है, उनकी बाहर की हिस्ट्री है, यानी वो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आए हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि इन व्यवस्थाओं को लेकर के शायद और चाकचौबंद होने की जरूरत है। जिस तरीके की बात अभी सकारात्मक रूप से अधिकारियों के द्वारा कही भी जा रही है कि व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ाई जा रही हैं, वो ज्यादा और मुस्तैद करने की, ज्यादा और चौकसी बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि जहाँ एक राज्य से नहीं आ रहे हैं, दरअसल जो प्रवासी हैं वो देश के विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं और कई जगह उनमें ऐसी हैं कि जहाँ पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है। तो लिहाजा इन एहतियातों को रखना बहुत जरूरी है और उसी दिशा में अभी बात कही है, मुख्य सचिव ने भी आज कही है कि वो तमाम तरह की सावधानियों को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा फ़हीम, आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी इस कोरोना से निपटने को लेकर? का इसका भी कोई जिक्र हुआ? क्योंकि तैयारियां तो बता दी गई, लेकिन कितना बड़ा खतरा है, इसका कोई अनुमान या फिर इस पर कोई जानकारी?
देखिए कितना बड़ा खतरा है ये संख्या पर निर्भर करता है। इस संख्या को लेकर के अलग अलग बातें हैं। बड़ी तादाद में आने की वजह से ये तक कहा गया कि कई हजार संक्रमित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई हजार के संक्रमित होने की संभावना जताई थी कि आने वाले दिनों में ये संख्या ज्यादा हजार में भी पहुंच सकती है। और इलाज ठीक हो, इलाज प्रभावी हो। अभी तक जिस तरीके के इलाज के रिजल्ट बहुत संतोषजनक हैं, तो रिजल्ट अच्छे आए उसको लेकर के भी प्रयास है। यानी एक मानस बने रहना चाहिए कि जब संक्रमण बढ़ सकता है और इसमें हजारों की तादाद में भी लोग जा सकते हैं, तो इस तरह की अलग अलग संख्याएं हैं और अलग अलग संख्याओं के आधार पर ही तैयारियों को लेकर के सरकार कोशिश कर रही है। तो कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं और संक्रमण कितना आगे तक बढ़ता है, ये एक जरूर सवाल भविष्य की गर्द में है। लेकिन फिलहाल तो इतना है कि जो सबसे अच्छी बात कही जा सकती है कि सरकार ने प्रवासियों को इतने लंबे से लॉकडाउन में फंसे थे और वो अपने घर आना चाहते थे, काम खराब हो गया था, जिनका कुछ तो बड़ी तादाद ऐसी भी इनमें पूजा है कि जो ये लोग अपने अपने कामों से गए थे, जो 2 दिन 3 दिन का एक टूर और विजिट होती है, और लॉकडाउन के चलते फिर 2-2.5 महीने से फंसे हुए हैं। तो बड़ी तादाद है ऐसे लोगों से सुकून और राहत की बात है। राज्य सरकार के प्रयासों से वापिस आ रहे हैं तो एक राहत की बात है। लेकिन कुछ संक्रमित भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। कंट्रोल रूम का सीएम त्रिवेंद्र ने खुद निरीक्षण किया। प्रवासियों के मूवमेंट को लेकर बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। एसडीआरएफ द्वारा बनाए गए ट्रेनिंग ऐप कोरोना वॉरियर का भी उद्घाटन किया गया और अंतर्राज्यीय आवागमन के मद्देनजर बनाए गए कोविड रूम का भी निरीक्षण किया। लाए गए प्रवासियों की संख्या और बाहर जाने वालों की सीएम ने समीक्षा की। सीएम ने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और एक्शन प्लान पर भी चर्चा की। सफाई कर्मचारी, पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और वाहन चालकों के लिए क्विज गेमिंग ऐप कोरोना वॉरियर ऐप में गेमिंग के जरिए सावधानी का प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा। ये ऐप लॉन्चिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ द्वारा बनाई गई ट्रेनिंग ऐप कोरोना वॉरियर का भी उद्घाटन सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा वॉर रूम भी देख रहे हैं, जो कि कोरोना की जंग को जीतने के लिए तैयार किया गया है, जिसे कंट्रोल रूम के नाम से इस वक्त जाना जा रहा है। कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली क्या है, उसको लेकर भी उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार से मांग की है, धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कह रहे हैं धार्मिक पूजा स्थल खुलने चाहिए। कोरोना बचाव के उपायों के साथ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में पूजा की अनुमति मिले। जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो फिर पूजा स्थलों में क्या दिक्कत है। अब लोगों को कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। ये आर्थिक गतिविधियां तो एक न एक दिन शुरू होनी है। अब लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, जो कोरोना है, क्योंकि उसकी अब तक वैक्सीन तो निकली नहीं है। अब जब वैक्सीन नहीं आई है तो अब कब तक लॉकडाउन चलेगा, कब तक बंदी चलेगी, कब तक व्यापार बंद रहेंगे, कब तक दुकानें बंद रहेंगी, कब तक स्कूल बंद रहेंगे, कब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आर्थिक गतिविधियां देखिए शुरू हुई हैं। सरकार को चाहिए था कि इसको एक प्लान्ड वे में सरकार इसको शुरुआत करती, और सबसे पहले तो सरकार को चाहिए था पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये धर्म की बहुत बात करते हैं और हिंदू धर्म का तो पूरा ठेका इनके नाम खुला हुआ है, पूरा टेंडर इनके नाम खुला हुआ है। तो कम से कम जब शुरुआत कर ही रहे थे गतिविधियों की, तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश के मंदिरों को खोल देते। ये श्रमिकों को लेकर हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन। बेंगलुरु से चली स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची। ट्रेन में सबसे ज्यादा टिहरी के 690 यात्री, हरिद्वार के सबसे कम 43 यात्री रहे सवार। जांच के बाद सभी को उनके घर भेजा जाएगा। प्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है। ट्रेन में सबसे ज्यादा यात्री टिहरी के थे। टिहरी के 690 यात्री सवार थे।
लेकिन हरिद्वार की बात करें, सबसे कम यात्री थे हरिद्वार के 43। जांच के बाद सभी को उनके घर भेजा जाएगा। प्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार का आभार भी जताया है। देखिए, तस्वीरें स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर जो लोग यहां पर मौजूद थे उन्होंने अब तालियां बजाकर स्वागत किया, क्योंकि चारों तरफ अभी यही बात की जा रही है कि जो भी श्रमिक वापस लौट रहे हैं उनको हीन भावना से नहीं देखना, बल्कि उनका स्वागत करना है। तो ऐसे में जोरदार तरीके से इन तमाम प्रवासियों का स्वागत भी किया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां शिक्षा विभाग के आदेश पर उत्तराखंड में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य माध्यम इस्तेमाल हो रहे हैं। इस ऑनलाइन पढ़ाई में गरीब परिवारों की मुसीबत बढ़ चुकी है। जिन परिवारों के 2 से 3 बच्चे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, अब उनको एक दिक्कतें आ रही हैं। अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्लास की पढ़ाई करनी है। सभी को अलग अलग स्मार्टफोन की जरूरत पड़ रही है। नए स्मार्टफोन खरीदना और फिर उनमें डेटा रिचार्ज करने का खर्च बढ़ चुका है। लॉकडाउन में मजदूर वर्ग की आमदनी भी ना के बराबर है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई में गरीब वर्ग के परिवारों को काफी परेशानी हो रही है। पढ़ाई करें। जैसे तनुज के वहाँ एक मोबाइल है तो उसमें साथों साथ एक बच्चा कर रहा है तो उसमें सारे बच्चे काम कर रहे हैं, और आगे बाई चांस से उनके मम्मी पापा का फोन आ जाता है तो फोन में बात करते डिस्टर्ब होता है। जो काम आधा रहता है वो अधूरा ही रहता है। फिर नए मोबाइल खरीद लीजिए। तो नई मोबाइल खरीदेंगे तो काम पैसा भी तो नहीं ठहरा, ना मजूर आज में है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही क्योंकि नेट पैक 250 रुपये का है तो काम मिल नहीं पा रहा है। लॉकडाउन वैसे चल रहा है, घर से बाहर निकल नहीं सकता है, तो इसलिए पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी पूरी, क्योंकि 250 रुपये का नेट पैक हो रहा है, इसलिए चल नहीं रहा है। मोबाइल हिसाब के उसमें भी हैंग करता है। धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुंभ कार्य भी किए जा रहे हैं। जो इन कार्य में लगे हुए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ साबुन, सैनिटाइजर, मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। आज हर की पौड़ी क्षेत्र, जहां पर लाखों श्रद्धालु आएंगे, बिजली की किसी भी दुर्घटना से उनको अब कोई खतरा नहीं होगा, ये आश्वस्त किया गया। यहाँ के लोगों का फायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ होटल्स, धर्मशाला के आसपास तारों का जंजाल भी हट जाएगा। इंस्पेक्शन हुआ है, ये इस बात का इंस्पेक्शन है कि जो अंडरग्राउंड केबलिंग के काम हमारे शहर में चल रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो बीच में लॉकडाउन के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चालू रहे, और अच्छी बात यह है कि जो हर की पैड़ी के एरिया के जो काम थे अंडरग्राउंड के वो हो गए हैं और सेटिस्फैक्ट्री हैं, अच्छे हैं। और आज एक और उद्देश्य ये भी था इंस्पेक्शन करने का कि हर की पैड़ी पे क्योंकि हेरिटेज पोल्स भी हमारे लगने हैं तो उनकी लोकेशन भी तय की जानी है कि किस जगह पे उनको लगाया जाए भीड़ के जो नियंत्रण हैं उसकी दृष्टि से। और साथ ही साथ इसलिए भी हुआ इंस्पेक्शन की जो बाकी घाट भी हमारे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना भी जनसैलाब आएगा, श्रद्धालुगण आएंगे, सभी का स्नान जो है घाटों पे होता है। तो एटलीस्ट जो हमारे घाट हैं वो उनमें कहीं भी तार हमें झूलता हुआ दाएँ बाएँ ना नज़र आए, ताकि जो सुंदरता हरिद्वार की और अच्छी लगे। जो लेबर जो बहुत सी जगह हमारी काम कर रही है, इसमें 2-3 निर्देश हैं। एक तो पहली बात मास्क को लेके, सैनिटाइज को लेके तो है ही, हम लोग खुद से भी वहाँ पे साबुन वगैरह भी आप लोग को बांट रहे हैं। और ये भी निर्देश है कि कोई बहुत बुजुर्ग उसमें अगर कोई हैं वो उसमें ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई बहुत कम एज का ना हो, कोई पहले से बीमार है वो ना हो। थर्मल स्क्रीनिंग उनकी कीजिए। रुद्रप्रयाग जिले के मदोला गांव के ग्रामीणों ने खुद के संसाधनों से हाईटेक क्वारंटीन सेंटर तैयार किया है। ग्रामीणों द्वारा तैयार किए गए क्वारंटीन सेंटर की प्रशासन की ओर से भी खूब तारीफ हो रही है। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे हैं, टीवी है, पानी है, पंखा है, यहां तक कि शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल ये सेंटर टेंट के भीतर संचालित हो रहा है और एक साथ इसमें 25 लोग क्वारंटीन हो सकते हैं। इन दिनों देश विदेश में फंसे प्रवासी ग्रामीण हैं वो रुद्रप्रयाग वापस लौट रहे हैं। यहां लौटने के बाद ग्रामीणों को क्वारंटीन किया जा रहा है। गांव में स्कूल और पंचायत भवन में लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन जिले के मदोला के ग्रामीणों ने अलग से ही क्वारंटीन केंद्र तैयार किया है, जहां पर ये तमाम इंतजामात हैं।
बद्रीनाथ धाम पहुंची है उद्धव और भगवान कुबेर की डोली। आज दोपहर 12 बजे डोली पहुंची है बद्रीनाथ धाम। कल सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। देखिए, तारीख निर्धारित थी 15 तारीख बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की। सुबह के 4:30 बजे के शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और फिलहाल दोपहर 12 बजे डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची है। ये दोपहर 12 बजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची है और तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुबह 4:30 बजे क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, ऐसे में जो यहाँ पर देख श्रद्धालु हैं वो भी हाथ जोड़े खड़े हैं डोली के पहुंचने पर। जी का उत्सव विग्रह के रूप में श्री उद्धव जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी और यहाँ पर से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आज भगवान बद्री विशाल जी के धाम के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्म काल के लिए भगवान बद्री विशाल जी के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे और भगवान 6 महीने तक अर्थात लाल कुआं से लेकर काठ गोदाम तक जितने भी गोला नदी के निकासी गेट हैं उसमें चुगान का काम 31 मई तक चलेगा। ये जानकारी तराई पूर्वी के वन प्रभाग के डीएफओ निधिमणि त्रिपाठी ने दी है। इसके अलावा गोला नदी में कई हजारों मजदूर काम करते थे। सरकार को करोड़ों का राजस्व यहां से हर साल प्राप्त होता था। उन मजदूरों की भी तादाद बहुत अब कम रह चुकी है। ऐसे में जितने भी मजदूर नदी में हैं उन्हीं से काम कराया जा रहा है ताकि सरकार को कुछ तो राजस्व मिले। लॉकडाउन के चलते लगभग मजदूर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। डीएफओ ने बताया कि अगर 31 तारीख के बाद शासन से नदी में चुगान परमिशन आए तभी अब चुगान करवाया जाएगा। इस समय प्राप्त नहीं हुई है और निकटवर्ती वन प्रभाग में सूचना प्राप्त की जिस पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। अगर ऐसी कोई सूचना इस प्रभाग को प्राप्त होती है तो उस पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। देवप्रयाग के धनेश्वर वार्ड स्थित हनुमान मंदिर में रोज पूजा पाठ कर मंदिर में साफ सफाई कर सेवा भाव से जुटे रूसी पर्यटक कौतूहल का विषय बने हैं। दरअसल लियो लॉकडाउन से पहले देवप्रयाग घूमने आया था। अचानक से ही लॉकडाउन होने के बाद देवप्रयाग में ही वो फंस कर रहेगा। वो रूस में पढ़ाई करता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने भारत आया था। गोवा में कुछ समय रहने के बाद लियो नोएडा आया, जहां वो अपने दोस्तों को छोड़ घूमने के लिए देवप्रयाग पहुंच। जाने से पहले ही शुरू हुए लॉकडाउन के कारण नगर के हनुमान मंदिर में ही वो फंस गया, जहां वो रोज पूजा अर्चना कर लैपटॉप पर अपने आवश्यक कार्य भी निपटाता है। अब लियो की जिंदगी दरअसल कुछ ऐसी ही है।